हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, भारत में राष्ट्रवाद। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो है चंपारण सत्याग्रह, या फिर आप इसको बिहार में किसान आंदोलन के रूप में भी देख सकते हैं। आपके एग्जाम में ये दो तरीके से पूछा जाएगा। पूछ दे अगर कि चंपारण सत्याग्रह पर प्रकाश डाले, तो आप इसको डील करेंगे, वर्णन करेंगे बढ़िया से, जो हम आपको आज के क्लास में समझा रहे हैं। साथ ही साथ इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है कि बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे, तो बिहार के चंपारण में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। और गांधी जी की अगर हम बात करें तो ये साउथ अफ्रीका से लौटे थे, और गांधी जी का देखा जाए तो भारतीय आंदोलन में, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का आगमन कब हुआ था, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो इसका आंसर आपका होगा 1915 में, यानी 1915 में गांधी जी भारतीय आंदोलन में प्रवेश किए, ठीक है। और गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला ये पहला किसान आंदोलन था, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो पहले सिचुएशन देखिए कि आंदोलन क्यों हुआ, इस आंदोलन के अंतर्गत क्या किया गया और किस हद तक इसको सफलता मिली, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहली चीज कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया गया, 1917 ईस्वी में किया गया, और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण नामक जिले में इस आंदोलन को शुरू किया गया था, बिहार के पश्चिमी चंपारण नामक जिले में। सबसे पहली चीज कि ये चंपारण सत्याग्रह होने का जो प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया, हम उसकी बात करते हैं। तो कोई भी बड़ा आंदोलन जब भारत में होने वाला होता था तो उसके एक साल पहले दिसंबर, हर साल दिसंबर महीने में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था, और उसी अधिवेशन में कोई बड़ा आंदोलन का अगर प्रस्ताव रहता था तो उसको नेक्स्ट ईयर उस आंदोलन को संपन्न किए जाने के बारे में बात किया जाता था। तो उसी प्रकार यहां देखें तो दिसंबर 1916 की हम बात करेंगे। दिसंबर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, और इस लखनऊ अधिवेशन में देखा जाए तो अब इस अधिवेशन में गांधी जी भी पहुंचे थे, यानी कि लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भी गए हुए थे, वो भी यहां पे पहुंचे हुए थे। और यही लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ कि एक व्यक्ति, एक फार्मर था, एक किसान था, पश्चिमी चंपारण जिला का, यानी बिहार का जो पश्चिमी चंपारण जिला है वहां का एक फार्मर था, यानी कि एक किसान था, और उस किसान का नाम था राम कुमार शुक्ल। और ये जो राम कुमार शुक्ल है, जो पश्चिमी चंपारण का एक फार्मर है, ये भी लखनऊ अधिवेशन में पहुंचा था। ये भी गांधी जी के पास लखनऊ अधिवेशन में गया गांधी जी से बातचीत करने के लिए। और लखनऊ अधिवेशन में जब ये राम कुमार शुक्ल पहुंचा तो वहां जाकर ये गांधी जी से आग्रह किया कि गांधी जी अब चंपारण आइए, वहां के किसानों की स्थिति को देखिए और किसानों के लिए वहां पे एक आंदोलन की शुरुआत कीजिए। तो फिर गांधी जी डेफिनेटली पूछेंगे, भाई क्या स्थिति है चंपारण के किसानों की, आखिर चंपारण के किसानों के साथ क्या हो रहा है, क्या उसके साथ गलत हो रहा है, भाई बताओ कुछ तो ये राम कुमार शुक्ल अब वर्णन किए गांधी जी के सामने कि देखिए भाई प्रॉब्लम क्या है। तो इन्होंने बताया कि समस्या सबसे पहली चीज का ये है कि भाई अंग्रेज जो है ना, ये चंपारण में देखा जाए तो तीन कठिया व्यवस्था प्रचलित कर दिया है। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि चंपारण में तीन कठिया प्रथा पर, तीन कठिया व्यवस्था पर खेती कराने का काम शुरू कर दिया था। यानी चंपारण में किसानों से तीन कठिया व्यवस्था पर खेती कराया जाता था। अब ये तीन कठिया व्यवस्था क्या है भाई, तो इसके अंतर्गत अंग्रेज ऐसी प्रावधान रखे थे कि कोई भी किसान जो होगा वो अपने जमीन का 3/20 भाग पर नील की खेती अवश्य करेगा। नील की खेती जो है जरूर करना है, यानी कि नील की खेती निश्चित रूप से करना है अपने जमीन के 3/20 भाग पर। इसका अर्थ हुआ कि भाई 20 कट्ठा का मतलब होता है 1 बीघा, यानी कि 20 कट्ठा जमीन अगर आपके पास है तो आप उसमें से 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठे जमीन में आप नील की खेती अवश्य करना है आपको, ठीक है। और किसान जो है नील की खेती करना नहीं चाहते थे। रीजन क्या था, तो देखिए नील की खेती किसान करना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि नील की खेती करने से
देखा जाए तो जमीन की उर्वरता समाप्त हो जाती थी, यानी कि जमीन की जो उपजाऊ क्षमता थी ये काफी धीरे धीरे कम होने लगता था और उर्वरता धीरे धीरे समाप्ति की ओर पहुंचने लगता था। इसलिए किसान चाहते नहीं थे कि भाई हम नील की खेती करें। साथ ही साथ अब अंग्रेज क्या कराते थे कि तिनकठिया प्रथा पर नील की खेती कराते थे, और नील की उपज जब हो जाती थी तो नील के उपज के बाद किसानों को एक निश्चित रकम देकर, यानी कि किसानों को एक निश्चित राशि देकर, और फिर सारा नील जो है किसानों से ले लेते थे, यानी कि सारा का सारा नील अब अंग्रेजों का हो जाता था। और इस नील को देखा जाए तो ये अलग अलग देशों में इस नील को ये लोग निर्यात करता था, यानी कि भारत में जो उत्पादित किया गया नील होता था उसको विदेशों में, अलग अलग देशों में अंग्रेजों के द्वारा बेचा जाता था। ठीक है, साथ ही साथ ये चंपारण के किसान जो है कर के बोझ से भी दबे हुए थे, यानी इनके ऊपर कर और लगान भी भारी मात्रा में इनके ऊपर लगाया गया था। तो इस कारण से भी वहां के किसान परेशान थे। अब देखिए इसी बीच देखा जाए तो एक घटना घटित हुआ। घटना ये घटित हुआ कि भाई जर्मनी एक कंट्री है और जर्मनी क्या करने लगा कि कृत्रिम नील बनाना शुरू कर दिया। कृत्रिम नील का निर्माण जो है जर्मनी के द्वारा शुरू कर दिया है। कृत्रिम नील का मतलब कि ये आर्टिफिशियल तरीके से नील बनाने लगा। आर्टिफिशियल तरीके से नील बनाने का अर्थ यह हुआ कि भाई जहां भारत में खेती करके नील का उत्पादन किया जाता था वहां पे कारखानों में यानी फैक्ट्री में नील का प्रोडक्शन होने लगा। और देखिए विशेष चीज तो ये थी कि जो कृत्रिम नील था ना, ये भारत के जो प्राकृतिक नील था उसके कंपैरिजन में सस्ता भी हुआ करता था, क्योंकि फैक्ट्री में कम समय में ज्यादा से ज्यादा नील बन जाता था, और इसका गुणवत्ता भी ठीक ठाक था, यानी कि इसका क्वालिटी भी भारतीय नील की अपेक्षा अच्छा था। जिसके कारण अब जर्मनी के कृत्रिम नील का जो डिमांड है, उसका जो मांग है, ये पूरे विश्व में बढ़ गया, यानी पूरे दुनिया में जर्मनी के कृत्रिम नील की ही मांग होने लगी। और भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो नील का प्रोडक्शन कराया जाता था, यानी कि भारत में जो नील का उत्पादन होता था, उस नील का डिमांड जो है पूरी दुनिया में गिर गया, यानी उस नील का मांग जो है गिर गया, उसका डिमांड अब कम होने लगा। अब दूसरे देश वाले जो है अंग्रेजों से भारत का नील नहीं खरीदते थे, बिकॉज उनको उसकी जगह पे अच्छे क्वालिटी का नील सस्ते दाम पे ही मिलना जब शुरू हो गया। तो जब भारत के नील का मांग गिरा तो भाई अंग्रेज जो नील का निर्यात करके लाभ कमाते थे उनका लाभ भी कम हो गया, उनका मुनाफा भी घट गया। लेकिन अंग्रेज भाई अपने मुनाफा को बरकरार रखना चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि भाई जो हमारा मुनाफा ये नील की खेती से हो रहा था उसको हम बरकरार रखें, उसको हम कायम रखें, उतना लाभ हमको अभी भी कमाना है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत के किसानों पर तो भाई स्पेशली ये पश्चिमी चंपारण के किसानों पर देखा जाए तो इस पे तो पहले से ही कर और लगान का बोझ काफी अधिक था, और जब इन लोग का मुनाफा घट गया तो किसानों पर कर और लगान का बोझ और बढ़ा दिया गया, यानी इनसे और ज्यादा कर और लगान वसूला जाने लगा, जिसके कारण वहां के किसानों की स्थिति जो है काफी दयनीय हो गई। ठीक है, और यही सारा जो कंडीशन है, यही सारा जो स्थिति है, ठीक है, इन सारे स्थिति के बारे में राम कुमार शुक्ल जो है ये लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी के समक्ष जो है प्रस्तुत किए, इन सारे बातों को बताए, और गांधी जी इनके बातों को और चंपारण के किसानों के प्रॉब्लम्स को समझते हुए उन्होंने स्वीकार कर लिया, और इसी अधिवेशन में चंपारण सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हो गया। यानी इसमें पारित हो गया कि भाई चूंकि दिसंबर 1916 में अधिवेशन हुआ था और उसी में पारित हो गया कि ठीक है भाई गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में चंपारण में आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा, और गांधी जी इस चंपारण में किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किए, और वहां पे कई दिनों तक हड़ताल वगैरह पे उन्हें बैठना पड़ा। ठीक है, और सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते हुए उन्होंने चंपारण में, ठीक है, काफी दिनों तक चंपारण के आंदोलन में गांधी जी लगे रहे, और अंततः अंग्रेज जो है गांधी जी के उस दृढ़ संकल्प के सामने हार मान गए, और फिर वहां से मतलब अंग्रेजों के द्वारा चंपारण में किसानों की स्थिति को सुधार करने के लिए कुछ अच्छे प्रयास भी वहां गांधी जी के आंदोलन के फलस्वरूप हुआ। तो गांधी जी का यह एक सफल आंदोलन है, और ये गांधी जी का पहला किसान आंदोलन है जो कि उन्होंने बिहार से ही शुरू किया था। और इस प्रकार चंपारण के किसानों की स्थिति में सुधार हुआ गांधी जी के इस आंदोलन के कारण ही।
ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो आप इतनी सारी चीजों को लिखेंगे उसमें। अब देखिए एक और चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये गांधी जी का आंदोलन था और ये आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था, यानी सत्य के साथ ये गांधी जी अंग्रेजों से आग्रह कर रहे थे, इसलिए इसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाने। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, और 1914 से 18 के बीच और भी बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसमें एक प्रमुख आंदोलन जो है हम लोग चंपारण सत्याग्रह के रूप में समझे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देंगे और अगले क्लास में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही भारत में होने वाले कुछ और भी महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में समझेंगे।